आप सभी बहुत परेशान हो गए होंगे ना कि सर कौन सी वीडियो देखें, कौन सा सेट देखें, इतने ज़्यादा सेट अपलोड हो रहे हो कर रहे हो कि मतलब समझ ही में नहीं आ रहा। और यूट्यूब पर भी इतने ज़्यादा सेट अपलोड कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उन सब का मतलब जो सभी सेट है ना, मतलब अभी तक जितनी भी वीडियो डाली हैं और आपके ABCDEF सभी सेट हैं, उन सभी का मिक्सचर ये वीडियो आई है। आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली तो आपका फुल हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में। और देखते हैं कितने मिनट की जाती है ये, ठीक है, क्योंकि ये पूरे मतलब वीडियोस का मिक्सचर है, सभी सेट का मिक्सचर है, ठीक है। और ये अपनी लास्ट वीडियो भी होने वाली है ना, मतलब 11th क्लास के पेपर्स में। और आपके कमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आप लोगों ने बहुत साथ दिया लिटरली, मतलब थैंक यू के लिए शब्द नहीं है ना, कि इतने प्यारे कमेंट्स। आपने यूट्यूब पर इतने वीडियोस देखे लेकिन सबसे प्यारे कमेंट्स अपने ही चैनल पर आते हैं, बिकॉज सभी ये आप सभी की वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चलो पहले बात कर लेते क्वेश्चन आंसर की। जो जो आपने नोट्स बनाए हैं वो कॉपी निकाल लो, अगर नहीं बनाए हैं तो अभी बना लो प्लीज़, क्योंकि कल का एग्ज़ाम इसी से आने वाला है 100%। ओके, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अभी आप जो डालोगे क्या उसी से आएगा, तो जी हाँ उसी से आएगा, ठीक है। और आपके जितने भी माइंड में मतलब क्वेश्चन है ना, सभी इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, जो आप पूछते हो कि सर हमारा सेट ई है, सर हमारा सेट बी है, सर हमारा सेट डी है, सेट ए है, तो हमारे में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो हाँ बिल्कुल आएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। भक्ति काल के दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो इसमें क्या पूछा है, प्रवृत्तियां, तो दो कोई बता देना है, जैसे गुरु महिमा और भक्ति की प्रधानता, खत्म, ठीक है, दो ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी है, तो सीधे बता दो राष्ट्र प्रेम और कौन सा बता देंगे जो इजी हो, अतीत प्रेम, राष्ट्र प्रेम एंड अतीत प्रेम। ओके, या प्रकृति चित्रण, इजी इजी याद करते जाओ अभी। ओके, हाँ, फिर मतलब अभी से सुन लोगे ना, आप माइंड में बैठ जाएगा कि सर ने ये बोला था, तो आप एग्जाम में डायरेक्टली वो लिख दोगे, ठीक है। सभी प्रसंग संदर्भ सभी क्लियर करा देंगे इधर ही पे। ओके, इस वीडियो में मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, तो ये है मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थी। अब ये भी डाउट होता है कि दासी भी लिख सकते सर, कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसमें दासी क्यों नहीं आया, तो देखो ये सर्टिफाइड आंसर है, गूगल वगैरह पर हर जगह यही लिखा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, आपको याद यही करना पड़ेगा। ओके, तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थी, उनका रूप मनमोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर मुकुट है, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है, तो पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, पथिक का मन बादलों पर बैठकर, जो बादल हैं उस पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 100% रहते हैं कि आने ही आने हैं। हाँ, आप लोग कह रहे होगे कि सर बहुत आपने वीडियो डाल ली, अब कौन सा आपके व्यू आने हैं, अब तो ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म तो व्यू ख़त्म। तो यार वो सब छोड़ो, मतलब आप लोगों की हेल्प हो गई, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने आपको हेल्प की, आपने हमें ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू बोला, है ना, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये सब नहीं सोचना पड़ता है, व्यूज़ यूज़ ये तो आते जाते रहते हैं, इनका अपन को वो नहीं लेना पड़ता है। मेन अपन का मोटिव क्या है, मेन है कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। व्यूज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, व्यूज़ अगर हमें लाने पड़ते तो हम जो हमारे पास सेट है हम उसे दिखा दिखा के व्यूज़ ला सकते थे ईजिली, है ना। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं करना है यार, आपका रिजल्ट बनाना है, वो इम्पोर्टेंट, वो मैटर रखता है ना। तो व्यूज़ का तो ये है कि आते जाते रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो कहीं और आएंगे। और मैं हर जगह से, आप सोचते हो कि यहाँ से वो, तो हमारी हर जगह से अर्निंग हो जाती है यूट्यूब से, और हम काफ़ी जगह से कर लेते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि आप लोगों से मतलब फिर तो आप आओगे नहीं वीडियो देखने, तो अपन लोग इंस्टाग्राम पर लाइव चला करेंगे, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, है ना, तो प्लीज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो वायरल हर्ट्स 56 ये आईडी है, तो देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताओ। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, नाटक में अनेक होते हैं, एकांकी में एक होता है। ओके, नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती हैं, और एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है, मतलब एक फिल्म समझो एकांकी टाइप। और नाटक जो अपने शो आते रहते हैं ना, ये जो टीवीज़ पर जो आप स्टार उत्सव वगैरह पर देखते रहते हो, वो चीज़, ठीक है। कथा के जैसे तीसरा पॉइंट बड़ा लग रहा है तो छोड़ दो उसे, या फिर पढ़ लो, इजी है, लैंग्वेज उसकी थोड़ी इजी है, ठीक है।
नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दर्शाया जाता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका वो कैसे ग्रो कर रहा है वो चीज़ दिखाया जाता है। और एकांकी में पात्रों की क्रियाकलाप और चरित्रों की संयोजन इस रूप में होता है कि एकांकी होते हुए भी वह व्यक्तित्व की सूचना में मिल जाए। ठीक है, कोई अपन को वो मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, है ना, वो चीज़। नाटक में फोर्थ पॉइंट है, नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है और एकांकी में कथानात्मक में ही घनत्व रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं पर लिखी जाती है। ठीक है, याद करते चलो, हम आपको डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में बताते जा रहे हैं कि आप अगर एग्जाम में बैठो और आपको डायरेक्ट याद आ जाए कि टॉपर सॉल्यूशन सर ने ये बताया था। ओके, एंड हाँ यार, अब 12th की वीडियो भी डालना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम ना आए ना कि फिर सर रियल पेपर, इसलिए 12th में अपन को बहुत अच्छा परसेंट गेन करना है। देखो, मार्क्स डिपेंड नहीं करते आप लाइफ में क्या करने वाले हो। ठीक है, अपन को कंपटीशन लेवल करना है, कंपटीशन करना है। अभी आगे जाके आप लोग क्यों पढ़ रहे होगे? एक अच्छी जॉब के लिए, है ना। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग जिस पोजीशन पे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी जॉब लग जाएगी? क्योंकि आपके जैसे आपकी जो स्टडी है, आपके फ्रेंड की भी वही स्टडी होगी, आपके मतलब जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उन सब में एक जैसी स्टडी है, मीडियम हो। तो जब इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से निकलता तो कुछ ही है ना। तो आप लोगों को उनसे बेटर बनना है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है अब, तो अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए एडवांस बनना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो वो सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, ऐसा हमें वो नहीं रहेगा, आप लोगों को ही साथ लेके चलेंगे और जॉब लगवा के रहेंगे। ओके, ठीक है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो ये रहे, जीवनी किसी ये तो हो गया ना अपना। और जीवनी के लिए तटस्थ होता है, आत्मकथा के लिए व्यक्तिकता झलक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है ना। जो अपनी आत्मकथा होती है उससे प्रेरणा मिले वो आवश्यक नहीं है। ओके, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं? तो ये बहुत इजी आंसर है, बहुत इजीली आंसर याद हो जाएगा। भारत माता का अर्थ है अपने देश की धरती। ठीक है, जो अपने देश की धरती से लेते हैं किसान भारत माता का अर्थ। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। कितना इजी आंसर था ना। ओके, नेक्स्ट है, मियां नुसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है? ये तो बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं थे, क्योंकि वो साधारण रोटी बेलने वाले नहीं थे, है ना। वे खानदानी नानबाई थे, क्योंकि उनकी पुरखों से मतलब पहले से एंशियंट टाइम से चला आ रहा है नानबाई का ये सब कारोबार, बिजनेस। ठीक है, अन्य नानबाई केवल रोटी पकाते हैं, लेकिन मियां नसरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। ओके, नेक्स्ट है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर लिखिए। तो चित्रपट में क्या हो रहा था, गानपन की प्रधानता, और शास्त्रीय में रागों की प्रधानता। इसमें ये आप लोग देख सकते हो। और इसमें जल, दलय, चपलता मुख्य गुणधर्म है, इसमें गंभीरता, स्थायी भाव है। 2 लिख देना, इजी है। ओके, नेक्स्ट है, लता के गायन की 2 विशेषताएं बताइए। तो लता जी के गाने की मुख्य विशेषताएं उनका गानपन है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसे अनुभव होता है कि लता का जीवन, उनको देखने का जो दृष्टिकोण है, वही गायन का निर्मलता झलक रही है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं, ये पीडीएफ, एक वीडियो की पीडीएफ खत्म हो गई, अब नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। तो ये रही सेकंड पीडीएफ। ये अभी सब पता 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। छायावाद के 2 कविता था, उनकी एक रचनाएं लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इनने कौन कौन सी लिखी? लहर, आंसू, कमायनी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, जिन्होंने क्या लिखी? अनामिका और तुलसीदास। ये तो नाम अच्छे से याद ही हो जाएंगे ना, है ना। ओके, भक्ति काल की 2 कविता था, उनकी एक रचनाएं लिखना है। तो हो जाएंगे, मतलब पहले तो हो जाएंगे हमारे मीराबाई और दूसरे हो जाएंगे हमारे किसी को भी ले लो आप, सूरदास जी को ले लो। सूरसागर लिखी उनने, सूरसावली। और मीराबाई ले लो, नरसिंह जीरो मायरो लिखा है उन्होंने। ओके, रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो कौन कौन सी लिख दोगे आप? जैसे ब्रज भाषा की प्रधानता और भक्ति और नीति, ये नीचे वाले लिख दोगे 2, है ना। भारतीय हिंदू युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो राष्ट्र प्रेम का भाव और जनवादी विचारधारा। ओके, जल्दी जल्दी करते चलते हैं अपन लोग। रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर बताइए। तो रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित है और संस्मरण किसी घटना पर आधारित रहता है। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है, संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध रहता है।
रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, मतलब बनाई जाती है, और संस्मरण की शैली विवरणात्मक होती है। ओके। कहानी और उपन्यास में अंतर बताना है। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है। कहानी का क्षेत्र सीमित रहता है और उपन्यास का क्षेत्र व्यापक रहता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ओके। संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताइए। तो इसका अपन को दूसरे तरीके का आंसर, ये वाला आंसर थोड़ा सही नहीं है तो दूसरा दिखाते हैं आपको। तो ये रहा भ्रांतिमान अलंकार है, इसमें भ्रमवाचक शब्द होते हैं और इसमें संदेहवाचक शब्द होते हैं। एक पॉइंट तो इसी से बन जाएगा क्वेश्चन ही से। इसमें झूठ निश्चय होता है, इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है, इसमें हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं। फिर इसका एक उदाहरण लिख सकते हो, सुमझी तुम्हें घनश्याम हरी नाच उठे मनमूर, और इसका लिख सकते हो लक्ष्मी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। ठीक है, तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हो। तो क्षेत्रीय एक शब्द है जो लैटिन शब्द रीजनलिस्ट से आया है। ओके, इजी याद करना है। क्षेत्रीय एक शब्द है जो लैटिन शब्द रीजनलिस्ट से आया है। यह एक विशेषण है। ओके, ये एक विशेषण है जो किसी क्षेत्र से जुड़े, क्षेत्र जैसे क्षेत्र का वह अंश जहाँ सीमाएं विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि द्वारा निर्धारित की जाती हैं, को संदर्भित करता है। ओके, हाँ, तो ये वाली भी पीडीएफ अपनी खत्म हो गई, 2 मार्क्स वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। तो नेक्स्ट पीडीएफ ये रही, अंतर्व्यक्तिक संचार किसे कहते हैं। तो अंतर्व्यक्तिक संचार से तात्पर्य है जैसे दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, जानकारियों का आदान प्रदान करना। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो वो होता है अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है, या 2 वे भी बोल सकते हैं अपन लोगों से। संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला शब्दकोश का क्या अंतर है, तो ये बता देना है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन एकदम अंत में होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। हिंदी शब्दकोश में रचना करते समय वर्णों का क्रम हिंदी वर्णमाला के आधार पर रखा जाता है। सिंपल आंसर है, इजी आंसर है। आप लोग मिलाते चलो क्वेश्चन से, मतलब अपनी नोट्स से। ओके, रस तथा उनके स्थायी भाव लिखिए। तो ये आंसर थोड़ा सा गलत है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट दूसरे पेज पे चलते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अब कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, फिर गैलरी खोलो आप लोगों के लिए। देखो यहाँ ऐसे याद कर सकते हो। श्रृंगार का हो जाएगा रति, हास्य का हो जाएगा हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवत्स का जुगत्स, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल का वत्सल। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर बताइए। तो स्थायी भाव क्या होते हैं। वे भाव सदृश्य के चित्त स्थायी रूप में रहते हैं और वे भाव सदृश्य के चित्त में पानी की बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं। अब आप लोग घबराओ नहीं, संदर्भ प्रसंग सभी आएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख दोगे, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। और ये बीच वाला पॉइंट अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। ओके, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये रहा इसका पूरा आंसर। ओके, पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर नेट भी देखना है। सुबह सुबह नेट ख़त्म कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी तो क्या पता आपके फ्रेंड्स वगैरह भी पीडीएफ भेजेंगे, है ना। अब लास्ट एग्ज़ाम है तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो मानवीकरण अलंकार जब जड़ पदार्थ और प्रकृति का अंग नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा व्यवहार करता है दिखाया जाता है, तब तक मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब ये एग्ज़ाम तो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट पढ़ने मत बैठ जाना कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 12th भी जल्दी से 12th का कोर्स स्टार्ट कर दे, कोचिंग स्टार्ट कर ले। यार ऐसा मत करना, ठीक है। आराम से रेस्ट लेना 1 मंथ का, फिर स्टार्ट करना। अभी तो पेपर ख़त्म हुए हैं, फिर आराम से घूम के आना, फिर पढ़ना। पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अगर सिलेबस कंप्लीट कराना होगा ना तो टॉपर सॉल्यूशन है, 1 महीने में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे 12th का। दिक्कत मत लो, ठीक है। कभी भी आप बोल देना, आप लोगों के लिए वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर बताइए। तो राजभाषा कौन सी होती है और राष्ट्रभाषा कौन सी होती है। राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है और जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक भाषा है, ठीक है। राजभाषा प्रशासन में होती है, जो प्रशासन होता है अपना संवैधानिक, है ना, जैसे कोर्ट्स वगैरह में बोली जाती है या जहाँ पे भी। और राष्ट्रभाषा कौन होती है, जो अपन लोग एक दूसरे से बोलते हैं, है ना, जो अपना रहती है मेन भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लुकोतियाँ एवं मुहावरे में अंतर बताइए। तो 2 बता सकते हो आप लोग। यह एवं वाक्यांश होता है, लुकोतियों का पूर्ण वाक्य होता है।
एवं मत लिखना, एक लिखना। यह एक वाक्यांश होता है और लोकोक्तियों का पूर्ण वाक्य होता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, तो ये लिख देना। ये एक शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे वह व्यक्ति काला है, तो इसमें काला व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ओके। और व्यक्ति का रंग काला है, तो ये उसकी विशेषता है। अब क्रिया विशेषण क्या हुई, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया हो रही है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे इसमें क्रिया है, तो ये क्या है, क्रिया के चलने की विशेषता है। अब ये पीडीएफ भी हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। ये सभी वीडियोस का मिक्सचर आता जा रहा है। एंड यार सॉरी, मतलब वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। अब क्या है ना कि पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, और इसको 240 में देखना। ज़्यादा नेट मत खर्च करना, नेट की बहुत वैल्यू है इस टाइम पर। 1.5 GB नेट को कैसे चलाना पड़ता है, उसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए पड़ता है ना। तो कबीर अथवा मीरा की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। तो कबीर का देंगे, पहले 2 रचनाएं देंगे। साखी शबद, भाव पक्ष ये रहा। अब इसको पढ़ने में बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर आता है कला पक्ष, तो कला पक्ष भी ये रहा। फिर आता है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान भी बता दिया, ये इतना सा रहा। कबीर समाज सुधारक थे, युग निर्माता, सदैव स्मरण किए जाएंगे। अब आते हैं मीरा का साहित्यिक परिचय, तो 2 रचनाएं बतानी है। तो सोरठा के पद और नरसी जीरो मायरो। फिर मीरा का भाव पक्ष की वो कैसी थी, वो श्री कृष्ण का कैसा वो करती थी, है ना, उनके गुरु कौन थे, तो वो भाव पक्ष बताना है। कला पक्ष की वो किस भाषा में लिखा करती थी, उनकी भाषा कौन सी थी, मतलब है ना, और उस साहित्य में स्थान कैसा था उनका, वो चीज़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोगों ने। जैसे फिर से बता देते हैं यहाँ से, ये मीराबाई के इधर पे हो गया, फिर ये भाव पक्ष हो गया, फिर यहाँ पर ये कला पक्ष हो गया, और फिर ये साहित्य में स्थान हो गया, सिंपल। अब आते हैं प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्य परिचय लिखना है। और मन्नू भंडारी भी कर सकते हो, सुमित्रा नंदन पंत भी कर लेना। ठीक है, ये चीज़ दी नहीं गई, ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखी, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि। और भाषा शैली इनकी ये थी कि वो सरल, व्यवहारिक, मुहावरेदार, प्रभावशाली भाषा का उपयोग करते थे। साहित्य में स्थान उनका बहुत मतलब वो अतुलनीय रहा है, ये सब लिख देना है आपको। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद लेखन। खेल में, जीवन में खेलों का महत्व, तो ये रहा इसका आंसर। मतलब खेल कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम पढ़ाई में और खेल में दोनों में अच्छे रहे तो कितना अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ यार, आप लोग मतलब हर चीज़ पे वो रखा करो, मतलब पढ़ाई बस नहीं किया करो, खेल वगैरह में भी इंटरेस्ट लिया करो। ठीक है, वो तो आप लोग लेते ही होगे बिना बताए भी, है ना। सेवा, त्याग, दान। अब इस चीज़ के लिए अपन लोग एक ट्रिक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट। फिर आते हैं ये वाले, जो कि आपकी एप्लीकेशन है, कि ये एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना। इसका जो फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, नहीं तो जैसे क्वेश्चन बैंक में है वो लिख लेना, वो भी बेटर रहेगा और ये भी सही रहेगा। आप लोगों को जो इजी लगता है वो कर लेना। देखो ये रहा पूरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ओके। एंड ये 4 नंबर का है, तो इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से करना ही है, ओके। फिर आता है 2 एप्लीकेशन और दे दी थी, तो इनको आप लोग क्वेश्चन बैंक से कर लेना, ओके। अब ऐसे निबंध आपको कौन सा करना है, प्रदूषण एक समस्या, शिक्षा की नई चुनौती, जल संरक्षण आज की समस्या, और इसमें 2 और मिला देना, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, और विज्ञान के चमत्कार, ओके। एंड फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं संदर्भ और प्रसंग। ये रहेंगे आपके टोटल 6, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पे 3-3 दिए हैं। ये पूरे 6 हैं। पहला स्टार्ट होता है हम तो एक से, दूसरा पंग, घुंघरू, बांध। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। अभी आपको सबसे टॉप पे या इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो मिल जाएगी। ठीक है, उधर पे लिखा है हिंदी की ये जो प्रश्न बैंक है डाउनलोड। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना, सिर्फ एक बार पढ़ना ही है आपको, रटना वटना नहीं है। आप लोग एक बार पढ़ोगे और याद हो जाएगा, ओके। पेज नंबर भी बता दिए हैं कि टोटल ये 6 हैं। ठीक है, 3-3 है। पेज नंबर 10 और 11 पे संदर्भ और प्रसंग। ठीक है, बहुत ईजिली आपको समझाया गया है। अब आते हैं पद्यांश। ये पेज नंबर कौन से पे, ये टोटल है 4। ये सभी सेट में आने हैं। ठीक है, कोई भी सेट आ जाए तो ये आप कर लेना, इन चारों को एक बार पढ़ बस लेना। ठीक है, ये 4, पहला वाला है नौकरी से ओहदे, दूसरा है पंडित आलोपीदीन, तीसरा है ये दुनिया सोती थी, चौथा है मियां नसरुद्दीन, पेज नंबर 16 पर, ओके। सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद, जो कि पेज नंबर 31 पे दिया गया है। ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। पहला क्रोध शांति भंग, साहस की जिंदगी, भारत की अतिथि, राजनीति, दाम पंच, और गरीबी और बेरोजगारी। एंड फिर बात करते हैं गद्यांश और काव्यांश की। ये टोटल 3 है, गद्यांश काव्यांश से 4, तो टोटल हो गए 7। बस एक बार पढ़ना है, MCQ टाइप है यार, मतलब रटना वटना नहीं है।
अब इस वीडियो को, ये वीडियो पहुंच रही है 20-21 मिनट की, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, 20-21 मिनट की वीडियो को आप 3 घंटे में पूरा याद कर सकते हो, आपके पास पूरा दिन बचा है। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन बैंक, मतलब इससे बेटर कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेना, आपके फुल, मतलब ये जो वीडियो कंप्लीट करा दी है ना, इससे आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 100% से और है यार, है ना। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। एंड हाँ, अब इंस्टा विंस्टा नहीं चलाना आज बस के लिए, कल से तो फ्री हो तो इंस्टाग्राम सब स्टोरी वगैरह सब लगाने, क्योंकि अभी आप लोग क्या करोगे कि इंस्टाग्राम पर जाओगे, ये स्टोरीज नहीं लगा रहे हैं अभी स्टूडेंट्स की, लास्ट एग्ज़ाम यही रात अंतिम कुछ करके, है ना, एक गाना वाना है, तो वो चीज़ अभी मत करना यार, बस थोड़ी देर पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो। एंड अगर याद हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप आराम से इंस्टा वगैरह चला सकते हो, जो भी चलाना है, यूट्यूब वगैरह। एंड हाँ, यूट्यूब पर अब वीडियो मत देखना प्लीज़, इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं, तो यूट्यूब पर अब फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू में नेट अपना वेस्ट मत करना, क्योंकि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए नेट की, कब कौन सा आपका आंसर फाइंड करना पड़ जाए, कोई आपका फ्रेंड पूछे कि इसका आंसर बताना भाई, तो फिर आप क्या करोगे उस टाइम पर कि नेट नहीं है ना। तो वो चीज़ फिर आपको डलवाना पड़ेगा अलग से 20-25 रुपए का, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना, नेट अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, खासकर अब पढ़ाई के लिए तो फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो चीज़, अब ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया, 21 मिनट की वीडियो है, आई थिंक ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं भी आई है तो भी लाइक ही कर देना, है ना। लास्ट वीडियो है, कर दो जितना लाइक, ओके। एंड अगर जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वो वही लिख देना, #टॉपर सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।